वर्चस्विनी भी चटर्जी पर दबाव बनाते हुए कहती है, हाँ चटर्जी, चुप क्यों खड़े हो? बताओ, तुम्हें इन सब के बारे में इतना कैसे पता है? किसने बताया है? चटर्जी के चेहरे पर घबराहट नजर आने लग गई थी। वो कुछ जवाब नहीं दे रहा था। वो अपने आजू बाजू देखने लग जाता है और उसके बाजू में खड़े कायर पर नजरें टिकाकर खड़े हो जाता है। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, तुम कायर की तरफ क्यों देख रहे हो? क्या कायर ने तुम्हें इन सब के बारे में बताया है? वर्चस्विनी मन में सोचने लग जाती है, कहीं वो दूसरा शख्स जिसके बारे में वो काला साया बात कर रहा था, जो चटर्जी के साथ मिला हुआ है, वो कायर तो। वर्चस्विनी इसके आगे कुछ सोच पाती उससे पहले ही चटर्जी हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, नहीं नहीं कछुआ, कायर ने मुझे इन सब के बारे में नहीं बताया है। वो मुझे इन सब के बारे में कैसे बता सकता है? उसे तो खुद कुछ पता नहीं है। वर्चस्विनी अपना गुस्सा अंदर ही अंदर दबाते हुए कहती है, अगर कायर ने नहीं बताया है तो फिर किसने बताया है? चटर्जी वर्चस्विनी को एकटक नजर से देखते हुए कहता है, आपको नहीं पता मैम, मुझे इन सब चीजों के बारे में किसने बताया है? वर्चस्विनी मुंह बनाते हुए कहती है, नहीं पता चटर्जी, तभी तो तुमसे पूछ रही हूँ ना कि तुम्हें इन सब चीजों के बारे में किसने बताया है। अब तुम बताओगे या नहीं? चटर्जी गहरी सांस लेता है और उसे छोड़ते हुए कहता है, मेरे पापा ने वर्चस्विनी मैम, मैंने आपको बताया था ना, बचपन में पापा मुझे पुराण ग्रंथ गीता सबका पाठ पढ़ाते थे और वो मुझे आज भी याद है। मैं कुछ नहीं भूला हूँ, मुझे सब कुछ याद है। उन्हीं ग्रंथों में पंचतत्व के बारे में लिखा गया है। वर्चस्विनी चटर्जी को देखते हुए मन ही मन सोचने लग जाती है, तुम्हारे पिता ने तुम्हें क्या क्या बताया है, क्या क्या सिखाया है, मुझे अच्छे से पता है चटर्जी, और जल्दी तुम बाकी के लोगों को भी सब कुछ, सारी सच्चाई खुद अपने मुंह से बताओगे, देख लेना तुम। चटर्जी, कछुआ और वर्चस्विनी तीनों में से कोई कुछ कहता उससे पहले युग अपने हाथ पर बने निशानों की तरफ इशारा करते हुए चटर्जी से कहता है, तुम मेरे निशानों के बारे में बता रहे थे। चटर्जी, ये बूंद वाले निशान के बारे में तुम क्या जानते हो? बताओ चटर्जी, मैं जानना चाहता हूँ। चटर्जी ने जहाँ पर अपनी बात पहले खत्म करी थी, वो वहीं से उस बात को फिर से शुरू करते हुए कहता है, मैं बता रहा था कि ये जो तेरे हाथ पर पानी की बूंद वाला निशान है, ये बूंद जीवन है। कायर अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए ठहाका मारते हुए कहता है, इसमें क्या नई बात हो गई? वो तो हम सबको पता है, जल ही जीवन है। चटर्जी कायर को घूरते हुए कहता है, लेकिन कायर, क्या तुझे ये पता है ये जीवन क्या है? जैसे ही चटर्जी कायर से ये सवाल पूछता है, वो एकदम चुप हो जाता है। चटर्जी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, जीवन एक प्यास है जो कभी खत्म नहीं होती है, मौत के अंतिम समय तक। जिस तरह हर किसी के जीवन के अलग अलग रूप होते हैं, उसी तरह जल के भी कई रूप हैं। और युग, ये जो तेरे हाथ पर बूंद का निशान बना है, इस बूंद के भी कई रूप हैं। युग चटर्जी को घूरते हुए कहता है, मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो चटर्जी? चटर्जी युग को समझाते हुए कहता है, युग, मैं ये कहना चाहता हूँ, जल के कई रूप होते हैं, होंगे भी क्यों नहीं। आखिर हमारा शरीर 70% जल से जो बना है। जल एक लिक्विड फॉर्म है, इसका वर्ण सफेद है। हमारे शरीर में किसी भी चीज का स्वाद जानने की शक्ति जल तत्व से आती है। हमारी बॉडी में मौजूद सभी लिक्विड फॉर्म, फिर चाहे वो पानी हो, खून हो, रस हो, एंजाइम हो या अन्य कोई तरल पदार्थ, सभी जल तत्व के अंदर ही आते हैं। कहने को तो तेरे हाथ पर सिर्फ एक बूंद का निशान है, पर वो बूंद लिक्विड के किस रूप में है ये नहीं कह सकते हैं, पर उसी से तेरे जीवन का लेना देना है। युग चटर्जी को टोकते हुए कहता है, लेना देना है? कैसा लेना देना? चटर्जी अपनी भवें ऊपर करते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, जल ही जीवन है, और ये बूंद भी तेरे लिए एक जीवन है, एक प्यास है जो तब मिटती है जब तुझे वो बूंद मिलती है। कछुआ चटर्जी को बीच में टोकते हुए कहता है, बूंद? कैसी बूंद? चटर्जी अपनी पिछली बातों पर जोर देते हुए कहता है, अभी तो कहा मैंने, जल के कई रूप हैं, उसी तरह उस बूंद के भी कई रूप हैं। वो बूंद किसी विशेष रस जड़ी बूटी की भी हो सकती है, या फिर। इतना कहकर चटर्जी खुद चुप हो जाता है। युग चटर्जी पर दबाव बनाते हुए कहता है, या फिर क्या? और किस चीज की हो सकती है वो जल की बूंद? चटर्जी एक लंबी आह भरते हुए जवाब देता है, खून की। युग, खून भी तो जल का ही एक रूप है, वो लिक्विड है। जैसे ही चटर्जी ये बात बोलता है, वहां पर मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। सब चटर्जी की तरफ देखने लग जाते हैं। चटर्जी आगे कहता है, जिसके हाथ पर यह निशान बना होता है, उसे जल की शक्ति तो मिलती है, पर वो बूंद भी उसके लिए जरूरी होती है, उसी से उसे शक्ति मिलती है। चटर्जी कुछ और सोचते हुए कहता है, तेरी कलाई पर यह निशान कब आया था? युग अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहता है, मेरी कलाई पर यह निशान कब आया था?
हाँ, याद आया, उस रात जब मैं यामिनी के साथ घाट पर युग इतना कहकर खुद ब खुद चुप हो जाता है। युग खुद से बड़बड़ाता है। युग बात को बदलते हुए कुछ महसूस करते हुए कहता है, चैटर्जी सही कह रहा है। उस रात मेरी एक प्यास बुझी थी और जीवन के रूप में यामिनी मिली थी। उसी ने तो मुझे जीने की एक नई उम्मीद दी थी, वरना शालिनी के धोखे ने तो मुझे जिंदा ही मार दिया था। वर्चस्विनी हड़बड़ाहट के साथ चैटर्जी से पूछती है, और युग के हाथ पर ये जो दूसरा निशान है आग वाला, उसका क्या मतलब है? चैटर्जी वर्चस्विनी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, आग का संबंध हमारे शरीर की ऊर्जा से है, जो शरीर को सुचारू रूप से चलाने में सहायक है। शरीर में इसकी स्थिति कंधों पर है व इसका वर्ण लाल रंग होता है। देखने की शक्ति का विकास आग तत्व से ही होता है। इसी से हमें शक्ति, बल तथा ऊर्जा मिलती है। आग से ही हम ईश्वर को याद करने के उद्देश्य से उनका आह्वान करते हैं, तभी तो यज्ञ किए जाते हैं। इसी निशान से युग को आग की शक्ति मिली है। वो आग एक जुनून है। वो जुनून बढ़ते जाता है, कभी खत्म नहीं होता है। कुछ पाने का जुनून, पर कभी कभी वो जुनून एक गुस्से का रूप भी ले लेता है। गुस्सा बढ़ने के साथ ही उसके अंदर की आग की शक्ति भी बढ़ जाती है। जैसे ही चैटर्जी ये बात बोलता है, युग को याद आता है कि उस रात जब डायना ने उसे काले साए के खिलाफ भड़काया था, तब उसी गुस्से में उसने हवेली के लोहे के गेट को पिघला दिया था। तभी उसके अंदर की आग की शक्ति जागृत हुई थी। उसे अपने अंदर की शक्तियों का एहसास हुआ था। अचानक से माहौल में खामोशी छा गई थी। कछुआ उस खामोशी को तोड़ते हुए युग की कलाई की तरफ अपनी उंगली से इशारा करते हुए चैटर्जी से पूछता है, और ये युग की कलाई पर जो बवंडर की तरह निशान दिख रहा है, उसका क्या मतलब है? चैटर्जी कछुए के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, ये हवा है जिसे हम वायु। कायर तुरंत चैटर्जी को बीच में टोकते हुए कहता है, चैटर्जी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? ये बवंडर है। हम तुमसे बवंडर के निशान के बारे में पूछ रहे हैं और तुम हो कि हमें हवा के बारे में बता रहे हो। चैटर्जी कुछ कहता उससे पहले ही कछुआ कायर से कहता है, अबे अनपढ़, बवंडर हवा से ही बनता है। जिस तरह जल के कई रूप होते हैं, उसी तरह हवा के भी कई रूप होते हैं। तुझे इतना भी नहीं पता क्या? कायर अपना सिर खुजाते हुए हामी भरते रहता है, पलटकर कुछ नहीं कहता है। चैटर्जी सबको बवंडर वाले निशान के बारे में बताते हुए कहता है, वायु तत्व से जीवन में शक्ति और स्फूर्ति मिलती है। शरीर में इसकी स्थिति नाभि से होती है व इसका वर्ण नीला या भूरा होता है। वायु हमारी शरीर में गतिशीलता की परिचायक होती है, जिससे हमारे शरीर में वेग या गति का निर्माण होता है। वायु की प्रकृति अनिश्चित होती है। हमारे शरीर में स्पर्श करने की शक्ति व उसकी अनुभूति वायु तत्व से ही होती है। युग के हाथ पर इस निशान के होने का मतलब है उसके पास हवा की शक्ति है, जो बवंडर के रूप में है। इतना कहकर चैटर्जी चुप हो जाता है। युग अपने हाथ पर बने चौथे निशान की तरफ इशारा करते हुए चैटर्जी से कहता है, और ये जो चौथा निशान है, उसका क्या मतलब हुआ? युग के कहने पर चैटर्जी अपनी नजरें युग के हाथ पर बने चौथे निशान पर टिका देता है। चैटर्जी फुर्ती के साथ युग के हाथ को अपनी तरफ खींचता है और उसके हाथ पर बने इन्फिनिटी वाले निशान पर अपना हाथ फेरते हुए कहता है, ये क्या? ये निशान तेरे हाथ पर कैसे बना हो सकता है? नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। ये निशान तेरे हाथ पर कैसे आ गया? वर्चस्विनी चैटर्जी को टोकते हुए कहती है, क्या हुआ चैटर्जी? ऐसा क्या है इस इन्फिनिटी वाले निशान में जिसे देखकर तुम इतना घबरा रहे हो? चैटर्जी बौखलाहट के साथ जवाब देता है, घबराने वाली बात ही है वर्चस्विनी मैम, ये निशान युग के हाथों पर नहीं होना चाहिए था। वर्चस्विनी चैटर्जी पर चिढ़ते हुए कहती है, बस बहुत हुआ चैटर्जी, तुम बताओगे भी आखिर मतलब क्या है इस इन्फिनिटी वाले निशान का, जिसे देखकर तुम इतना घबरा गए हो? चैटर्जी उस निशान को देखते हुए कहता है, ये इन्फिनिटी वाला निशान जिसे आप देख रही हैं, इस निशान को दूसरी दुनिया में जीवन मरण चक्र कहते हैं। वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा? जीवन मरण चक्र? चैटर्जी अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, हाँ वर्चस्विनी मैम, जीवन मरण चक्र। ये जो इन्फिनिटी का पहला गोला है, ये जीवन है और उसके बगल वाला गोला मरण है। ये दोनों मिलकर एक चक्र बनाते हैं जिसे जीवन मरण चक्र कहते हैं। इस चक्र से मौत को मात दी जा सकती है। कछुआ अपनी दोनों भवें ऊपर करते हुए हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? मौत को मात दे सकते हैं? पर कैसे? चैटर्जी जवाब देता है, मौत को मात कैसे दे सकते हैं ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ, ये निशान उनके हाथों पर बनाया जाता है जो मर चुके होते हैं। वर्चस्विनी हैरानी के साथ युग को देखते हुए कहती है, पर युग तो जिंदा है। चैटर्जी बौखलाहट के साथ कहता है, वही तो मैम, यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है। युग तो जिंदा है, फिर उसके हाथ पर ये जीवन मरण चक्र का निशान कैसे बना हो सकता है? डायना अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहती है,
मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, पर हो सकता है युग मरा ना हो पर मरने वाला हो, जिस कारण उसके हाथ पर ये निशान पहले ही आ गया हो। उसे उसकी शक्तियों का एहसास भी तो लेट ही हुआ था ना, निशान आने के कई दिनों बाद। जब डायना ये बात बोलती है तो वहां पर मौजूद यामिनी डायना को गुस्से से घूरने लग जाती है। अपने गुस्से पर काबू करने के लिए यामिनी गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लेती है। यामिनी के पास ही उसकी गोद में तारा बैठी हुई थी। वर्चस्विनी फिर युग के हाथ को देखते हुए कहती है, ये क्या, तुम्हारे हाथ पर तो 4 ही निशान है, वो 5वां निशान कहाँ पर है? युग झट से पूछता है, वर्चस्विनी जी आप किस 5वें निशान की बात कर रही हैं? मेरे हाथ पर तो 4 ही निशान थे। वर्चस्विनी परेशान होते हुए कहती है, पर तुम्हारे पापा के हाथ पर तो 5 निशान थे, मैंने खुद देखा था। वो काला साया उन्हीं 5 निशान के जरिए ही तो उनके शरीर में घुसा था। युग वर्चस्विनी को एकटक नजर से देखते हुए पूछता है, कौन सा 5वां निशान देखा था आपने मेरे पापा के हाथ पर, आप बताएंगी? युग के इतना कहते ही वर्चस्विनी अगले ही पल यामिनी के पास बैठी तारा का हाथ पकड़ती है और उसकी हथेली के पीछे जो स्टार बना हुआ था उसके अंदर आधी आंख बनी हुई थी, जिसे उसने तारा के हाथ पर सुइयां चुभोकर ग्रेवयार्ड कोठी में बनाया था। वर्चस्विनी उस निशान की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये वाला निशान, ये आधी आंख देख रहे हो तुम सब, ये आंख लेखक बाबू के हाथ में पूरी बनी हुई थी। मेरा मतलब उनके हाथ पर यह निशान पूरा बना हुआ था, जो तारा के हाथ पर अधूरा है। चटर्जी उस आधी आंख को देखते ही खुद ब खुद बोल पड़ता है, ये निशान तो देखने से भक्षानर की आंख की तरह लग रही है, वही आंख जो इस दुनिया और काली दुनिया को जोड़े रखती है। ये आंख एक रास्ता है उस दुनिया में जाने का। वर्चस्विनी चटर्जी को घूरते हुए कहती है, इसमें लगने वाली क्या बात है चटर्जी, ये भक्षानर की आंख ही है, पर तुम कैसे जानते हो इस निशान के बारे में? चटर्जी हिचकिचाते हुए कहता है, अभी तो बताया था वर्चस्विनी मैम मैंने आपको, मुझे इन निशानों के बारे में मेरे पापा ने बताया था, आप भूल गई? वर्चस्विनी चटर्जी की आंखों में देखते हुए कहती है, नहीं चटर्जी मैं कुछ नहीं भूलती, मुझे सब कुछ याद है। तुम्हारे पापा ने तुम्हें सच में बहुत कुछ बताया है, हर चीज के बारे में। तुम तो ये बताओ और क्या क्या बताया तुम्हारे पापा ने तुम्हें? चटर्जी कहता है, पापा ने बहुत सी बातें बताई हैं मुझे। ये भी बताया था कि ईश्वर ने सिर्फ इंसानों को बनाया था, वो तो इंसान फिर खुद अपने कर्मों के अनुसार अच्छे और बुरे इंसान में बदल गए। उसी तरह ईश्वर ने सिर्फ शक्ति बनाई थी, उस शक्ति को अच्छी और बुरी शक्ति का रूप इंसान ने दिया है। कुछ शक्तियों का निर्माण ईश्वर ने नहीं इंसान ने किया है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, उन चीजों को पाने के लिए जिसे वो पाना तो चाहता था, पर मेहनत करके नहीं, छल कपट धोखा करके। उसी से काले जादू ने जन्म लिया था। युग के हाथ पर 3 निशान भले ही पंच तत्व के हैं, पर बाकी का एक उस काली दुनिया का है जो नहीं होना चाहिए था। अभिमन्यु अपना दिमाग दौड़ाते हुए कुछ सोचते हुए कहता है, युग के हाथ पर अभी 4 निशान हैं और वर्चस्विनी जी कह रही हैं कि उन्होंने अनुराग अंकल के हाथ पर 5 निशान देखे थे। इसका मतलब है कि युग के हाथ पर अभी एक और निशान आएगा और वो है भक्षानर की आंख। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।